My dear students, today we will start exercise 4, motion in a plane. Here question number 1 states that state for each of the following physical quantities if it is a scalar or vector. आप लोग क्लियरली जानते हो कि वॉल्यूम, स्पीड, एक्सीलरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब जो हैं आपके स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब आते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड, ये नंबर है सिर्फ, तो ये भी आपकी स्केलर हो गई। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप लोग देखो तो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये सीधे वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी पे जब आप आते हो, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगल की वेलोसिटी। व्हाट इज एंगल की वेलोसिटी? एंगल अपॉन टाइम। एंगल अपॉन टाइम, ये एंगल जोन है, ये डायरेक्शन इसकी है कि नहीं है? तो भाई इसकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, जब भी सर्कुलर मोशन होती है तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन होता है, एज इट हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन द प्रीवियस लेक्चर। लेट अस सी हाउ इट इज़। आप देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं हम लोगों के जो हम लोगों को जानना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग अभी नीचे देखेंगे। व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? थीटा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जब भी कोई सर्कुलर मोशन रहता है तो एंगल कवर करता है, तो एंगल इक्वल टू 1 अपॉन टी रहता है। तो आप देखो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो दिया है, इसको इस लेटर म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है आपका? 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी मतलब सेकेंड। सेकेंड एक स्केलर क्वांटिटी है, सो दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी पे जब आप आते हो, दिस, ये देखो एंगुलर वेलोसिटी मीन्स, ये आप देख रहे हो कि एंगल अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, इसे ओमेगा लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं और वेक्टर दे देते हैं हम लोग। और हम लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर या वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज द वेलोसिटी। अब ये चूँकि लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। आर को इससे हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर हमारा स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर। ये भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी आपकी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका जो है सॉल्यूशन आपको यहाँ ईच चारों पार्ट का यहाँ पर दे दिया गया कैसे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पिक आउट स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। देखते हैं फोर्स, आप देखते हो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। कमिंग टू द एंगुलर मोमेंटम, भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसे आपको जानना चाहिए, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी। कमिंग टू द एंगुलर मोमेंटम, देखो बच्चों यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम चाहिए। आप जो जानते हो कि लीनियर मोमेंटम जो होता है हमारा, इसे पी लेटर से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट होता है। जब भी एंगुलर मोशन आता है तो हम लोग को एक वर्ड जो है यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एम आर वी, ये इसका फार्मूला एम आर वी आप लोग कर लो, ठीक। यहाँ पर मास और वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम बोलते हो आप। आर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपका एक मोमेंट मिल रहा है। आर रेडियस जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज ए वेक्टर। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट आप करते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अब ये साइन थीटा जो रहता है इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट पे, सॉरी ये वेक्टर ही है, वेक्टर आर की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है आपकी, वेक्टर आर क्रॉस पी, तो पी आर साइन थीटा हो जाएगा। अब इसकी आप लोग बच्चों अपने से मुझे यूनिट बताओ, अपने से इसका डायमेंशन बताओ। यहाँ पर आप लोग देखोगे एक टर्म हमारा और आएगा यहाँ पर। इस केस में जब आपने इसको एम वी आर किया हुआ है तो वी बराबर आर ओमेगा रहता है, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पर इसका सेकेंड फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे आई लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पर एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक। तो इसका एक फार्मूला जो आप लोगों को, ये एम वी आर हर जगह यूज़ करोगे,
और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो थे, एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर या आई हो गया, और ओमेगा आपने यहाँ रख दिया। यहाँ देखो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर आपका आई हो गया, और ये जो आर ओमेगा आपने लिखा है, ओमेगा आपका यहाँ बच गया। तो एक फार्मूला और रहता है एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम को एल लेटर से डिनोट करते हैं, आई ओमेगा, ये हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम एक जो है वेक्टर क्वांटिटी आपकी हो जाती है, एंगुलर मोमेंटम। कमिंग टू द वर्क, यहाँ पर जब जो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करेंट, अगर मान लीजिए एक पाइप में से कोई पानी बह रहा है, उस पाइप की डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी फिक्स डायरेक्शन तो होती नहीं है। जैसा आप पानी बहाओगे उसकी डायरेक्शन वैसे कर सकते हो। सो करेंट इज ए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी बच्चों आप जानते हो ये कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। आगे के चैप्टर में जब मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे, वी विल कम एंड ऑब्जर्व दैट व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको आप लोगों को अभी से जानना चाहिए क्योंकि इसका फार्मूला बहुत ईजी है। कमिंग टू द मैग्नेटिक मोमेंट, एक ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे होती है। मैग्नेटिक मूवमेंट करता है जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होती है, तो इसके ये करंट ये बह रही है, ये करंट जा रही है वायर में से, ये पेपर के नीचे से ऊपर निकल रही है, मान के चलिए। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जब भी कहीं करंट बहती है तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है, ठीक, एन हो गया आपका क्या, हाउ मैनी, अगर वायर सर्कुलर है, वायर सर्कुलर वे में करंट फ्लो हो रही है, ये आई करंट बह रही है, ठीक। तो अब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो है पैदा हो जाएगी। अब मैग्नेट में हमें जानते हैं कि एक जो है नॉर्थ डायरेक्शन होती है और एक साउथ डायरेक्शन होती है। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ पे आती हैं हमेशा। और ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डेंस रहती है, तो स्ट्रेंथ यहीं पर ज़्यादा मैग्नेट की रहती है। इधर बीच में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, और यहाँ नियर में लाइनें नहीं रहती है। लाइनें अपने आप को, एक दूसरे का नेचर क्या रहता है, रिपेल करना होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो यहाँ पर गैप बढ़ता चला जाता है, तो नेचुरली ये यहाँ पर स्ट्रेंथ कम रहती है हमारी मैग्नेट। हाँ, अंदर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक लाइन, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक क्लोज लूप बनाती हैं हमेशा, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ। अब यहाँ पर जब ऐसे है तो आप इसमें एक राइट हैंड रूल लगता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट में आप लोग पढ़ चुके हो। आप वायर को ऐसे पकड़ो, जब ऐसे आप पकड़ते हो तो ये जो हमारी फिंगर्स हैं, ये लाइन्स ऑफ फोर्सेस को हमें बताती हैं। अब देखो यहाँ पर अभी से इसको जान लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपकी वायर में करंट जो फ्लो कर रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है, आप लोग खुद देखो। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये ऐसे आ रही है और इधर वाली जो है ऐसे जा रही है, यानी कि इसमें से ये वाला जो पोल है नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा, ठीक। अब यहाँ से ये जो एरिया पूरी हो जा रही है जिसमें से कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, यहाँ से अगर ये वर्टिकल सर्किल बना रहे हो और ये प्लेन ऑफ पेपर में बना रहे हो, तो प्लेन का ऊपर वाले में ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर से आपकी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और घूमते हुए जाकर के उधर साउथ पोल से एंटर करेंगी। यहाँ पर कर रहे हो, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन हो जा रही है, आप देखो नॉर्थ पोल हो जा रही है, यानी ये पोल नॉर्थ हो गया, यहाँ से लाइन्स निकलेंगी ऐसे आएंगी आपकी, तो एक पोल नॉर्थ पोल बन जा रहा है। अब तो ये जो एरिया है, इस पूरी एरिया से आपकी लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं, तो इस एरिया की कोई ना कोई डायरेक्शन है। यहाँ पर देख रहे हैं अगर प्लेन ऑफ पेपर में ये हमारी करंट फ्लो कर रही है, तो ये जो एरिया है जिससे ये जो एरिया है हमारी क्या हो रहा है, ये कवर हो रही है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इस पूरी एरिया में से निकल रही है बाहर की बाहर, ठीक। अब ये जो एरिया है आपकी, ये इस एरिया की एक डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, इस पेपर में इसका फेस इस पेपर का कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ये जो एरिया हो गई इसकी डायरेक्शन है। हमेशा देखना हर एरिया की भी डायरेक्शन रहती है,
तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ एन, व्हाट इज एन, हो सकता है वायर का एक टर्न हो सकता है 2 टर्न हो। करंट की स्ट्रेंथ कितनी है, आई एम्पियर की करंट बह रही है। ये एरिया करंट जो है कौन सा कवर कर रही है, ये एरिया, यहाँ पर ये पूरी एरिया कवर कर रही है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड टोटल एरिया। जितनी एरिया से ये करंट जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकाल रही हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू आर स्टूडेंट। कमिंग टू द, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर हो गया है। मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा आप रिलेटिव वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आ गई तो सीधी सीधी बात आ रही भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर पिक आउट द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। देखो वर्क और करेंट आर द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये इसका आंसर और डिफरेंट टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट ओनली वेक्टर्स। इन सब में से केवल हमें वेक्टर पिक आउट करना है। टेम्परेचर आप जानते हो कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती है, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो होता है कि ये जब होता है जब भी किसी मास पे, किसी भी मास पे, ये मास है, इस पे हमने इंस्टेंटेनियस फोर्स लगाया तो एफ कितने टाइम तक लगा है, इसे हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ठीक, तो इम्पल्स क्या है, फोर्स है, तो इम्पल्स का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई आपकी। सॉरी, इम्पल्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो यहाँ पर केवल बोल रहा है पिक आउट ओनली इट, तो आपको सिर्फ एक ही आंसर ये। होप इट इज़ वेरी क्लियर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विथ रीजन्स वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। अब ये मीनिंगफुल है कि नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर पहला दिया एडिंग एनी टू स्केलर, भाई मीनिंगफुल नहीं है ये। क्यों नहीं है, देखो टाइम जो है आपका सेकेंड है ना, और वर्क आपका जूल है। क्या टाइम और वर्क दोनों स्केलर, इनको जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो, सो इट इज़ नॉट मीनिंगफुल। दूसरा दे रहा एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन, भाई आप ऐड कर रहे हो, ये भी मीनिंगफुल नहीं है। क्यों, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर, आप देखो फोर्स को क्या आप टाइम के साथ ऐड कर सकते हो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई मीनिंग नहीं निकलती है इसकी, खुद देख लो आप। कमिंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एडिंग एनी टू वेक्टर्स। भाई किसी दो वेक्टर को आप तब ऐड कर सकते हो जबकि उनका फिजिकल नेचर सेम होना चाहिए, यानी सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। भाई 3 न्यूटन को 4 न्यूटन से आप जोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं जोड़ सकते हो, सेम फिजिकल नेचर से होनी, तभी आप ऐड कर सकते हो। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, हाँ भाई हमारे पास एक वेक्टर है, ओ ए एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर का एक छोटा कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसकी भी डायरेक्शन तो वही होगी जो इसकी है ना। लेटर से मैंने इसमें एक कंपोनेंट छोटा सा A1 निकाल दिया, इतना कंपोनेंट मैंने निकाल दिया। अब ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए में सेम फिजिकल नेचर है, एक कंपोनेंट मैंने A1 जितना इसमें ऐड कर दिया, तो ये तो मीनिंगफुल है ही है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ हमारी, तो ये आपका मीनिंगफुल है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मल्टीप्लाइंग ए स्केलर एंड ए वेक्टर। हाँ भाई स्केलर और वेक्टर को देखो, यहाँ पर न्यूटन एक वेक्टर क्वांटिटी है और एनी नंबर इज ए स्केलर, तो 3 स्केलर को न्यूटन से कराएंगे तो 3 न्यूटन हो जाएगा। इट इज़ मीनिंगफुल, वी कैन ऐड। मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर, क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, क्लियर कट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। भाई मैग्नीट्यूड क्या है, सिंपली नंबर आता है तो स्केलर है ये, इसमें क्या सोचना हम लोगों को। ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ए स्केलर। अब यहाँ पर आते ईच कंपोनेंट बोला है ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर।
मैं उस वेक्टर में से एक कंपोनेंट मैंने कुछ लेंथ का निकाल लिया, ठीक, तो क्या रहेगा ये आपका वेक्टर रहेगा कि स्केलर रहेगा? डायरेक्शन तो उसकी है, कंपोनेंट वहाँ से निकाल रहे हो, तो भाई ये तो वेक्टर ही होगा, स्केलर कहाँ से हो जाएगा? ठीक, यहाँ से आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ इट। टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बाय टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई किसी वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट लेते हो, वेक्टर है, तो टोटल पाथ लेंथ क्या रहेगी, इसके बराबर रहेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में क्लियरिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, आप लोग अपने भी टीचर से डिस्कस करना। टोटल पाथ लेंथ जो है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा जो है बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। तो किसी भी वेक्टर का हम लोग इनिशियल और फाइनल पोजीशन लेते हैं, अब टोटल पाथ लेंथ लेते हैं हम लोग, ठीक, तो इट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, बट मे बी आल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, तब तो पॉसिबल है। अब देखो, एवरेज स्पीड इज आइदर greater or equal to the average velocity in the same interval of time। देखो टाइम सेम लग रहा है। अब मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, अब इस डायरेक्शन में भी जा रहे हो ए से बी तक, शॉर्टेस्ट लेंथ ये डिस्प्लेसमेंट कवर करते हुए, और इधर से आप चल रहे हो तो ये डिस्टेंस कवर करते हुए भी इस पाथ से आप यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे पहुँच रहे हो। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे आप पहुँच गए हो, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल से, तो देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड किसे बोलते हो, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। यहाँ पर भी क्या दो, टोटल पाथ लेंथ अपॉन द टाइम। टाइम यहाँ भी सेम है, टाइम यहाँ भी सेम है, टाइम यहाँ भी सेम है, इस लेंथ पे ये भी सेम है। अब कह क्या रहा क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपकी टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम, टाइम इज सेम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज वेलोसिटी लोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इज इक्वल टू द इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं भाई, एवरेज स्पीड आपकी अलग हो सकती है, ये अलग हो सकती है, तो ये सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस में भी ग्रेटर। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा जो है डिस्कस करने लायक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आ रहे हैं। अब तक तो सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा बच्चों। ओके बाय।